नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ई श्रम पोर्टल से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं उनका डेटा एक जगह पर इकट्ठा कर रही है, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और नीचे वाला ये जो आर्टिकल है ये ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके पार्टनरशिप से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़, कल के लिए देखो सॉरी कल हम नहीं कर सके डिस्कशन, तो कल के जो आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने थे हम मोस्ट प्रोबेबली उनको संडे को डिस्कस कर लेंगे। कल कुछ इशू हो गया, इस वजह से कोशिश की लेकिन कल डिस्कशन हमारी हो नहीं इसकी। तो अब आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए नेशनल डेटाबेस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मान लीजिए इस प्रकार की केस स्टडी आ जाती है कि आप लेबर डिपार्टमेंट के हेड हो और आपको काम दिया गया है कि एक पॉलिसी बनाना पूरे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स का डेटाबेस इकट्ठा करने के लिए। कैसे डेटाबेस इकट्ठा किया जाए, कैसे उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए एक जगह पर। तो आप पॉलिसी बनाते वक्त किन किन बातों पर ध्यान दोगे, ऐसा क्वेश्चन कई बार एथिक्स में आ जाता है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से अब इस आर्टिकल को सोचिए और देखिए। देखो हमारे देश में ना ऑलमोस्ट 40 करोड़ वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ये देश की इकोनॉमी के मेन पिलर हैं। जब कोविड-19 के क्राइसिस आए ना तो सरकार को आवश्यकता थी इन वर्कर्स को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन मुश्किल ये थी कि इन वर्कर्स का कोई प्रॉपर डेटाबेस सरकार के पास नहीं था। मतलब एक जगह पे सारी वर्कर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सरकार के पास थी नहीं। तो बार बार जुडिशरी के कहने पर अब आखिरकार सरकार जाग गई है। सरकार ने अनाउंस किया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हमने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर जाकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर हैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके लिए उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। मतलब ये वर्कर्स जो रजिस्टर होंगे उनका आधार कार्ड संबंधित इंफॉर्मेशन भी रजिस्टर होगी उनके साथ में, ताकि कल को सरकार उन्हें कोई बेनिफिट देना चाहती है तो आसानी से बेनिफिट दे सके। उन्हें एक ई श्रम कार्ड भी मिलेगा। सबसे पहले तो राइटर देखो ये बोलते हैं इतना लेट आए। 2008 में ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट आ गया था, अभी तक आपने एक डेटाबेस ही नहीं बनाया है। अगर देखो प्रॉपर डेटाबेस आपके पास होता तो कोविड-19 के दौरान या फिर उससे भी पहले लाखों करोड़ों जो वर्कर्स हैं उनको यातना नहीं झेलने पड़ती, आसानी से सरकार उनको राहत पहुंचा पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब भी देखो आप जो ये नेशनल डेटाबेस बना रही हो ना, आप जुडिशरी के कहने पर बना रहे हो, अपने आप से आप खुद भी नहीं बना रहे हो, ये भी दिक्कत है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया हमारे देश में 38 से लेकर 40 करोड़ जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अभी उनके रजिस्ट्रेशन की जो गति है इस ई श्रम पोर्टल पर बहुत स्लो है। ये आर्टिकल लिखे जाने तक सिर्फ 6 लाख वर्कर ही रजिस्टर हो पाए हैं ई श्रम पोर्टल पर, सिर्फ 6 लाख, और होने कितने हैं 40 करोड़। कितना टाइम लगेगा सोच के देखो। अगर देखो 40 करोड़ के टारगेट को हमें 60 दिनों के अंदर अचीव करना है तो डेली 6.33 मिलियन यानी 63 लाख वर्कर को डेली रजिस्टर होना होगा इस पोर्टल पर। और 90 दिनों में अगर हमें 40 करोड़ वर्कर्स को रजिस्टर करना है तो डेली 4.2 यानी 42 लाख वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा। क्या लगता है आपको ये हो पाएगा? थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब बहुत जगह पे अवेयरनेस की कमी मिलेगी और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो अब हम अभी जो आर्टिकल बचा है इसमें डिस्कस करेंगे। राइटर कहते हैं देखो सरकार इंसेंटिव ये देगी जिसका भी ई श्रम कार्ड बनेगा ना, यानी जो रजिस्टर होगा इस पोर्टल पर, इमीडिएट बेनिफिट ये मिलेगा उसको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा कि एक्सीडेंट होने पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा इंश्योरेंस उनका कवर होगा। बट राइटर कहते हैं ये मेन अट्रैक्शन नहीं होगा। मेन अट्रैक्शन वर्कर्स के लिए यही होगा कि जब भी क्राइसिस आएंगे तो सरकार उनको राहत पहुंचा सकेगी इस कार्ड की सहायता से। ये उनके लिए मेन अट्रैक्शन होगा। और देखो एम्प्लॉयर्स की बात करें, वैसे तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये रजिस्टर है
नहीं सॉरी, एम्प्लॉयर्स के लिए ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि उनको अपने वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना है इस ई श्रम पोर्टल के ऊपर। बट देखो, अगर एम्प्लॉयर नहीं करवाएंगे तो उनको पिनलाइज नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ फाइन नहीं लगाया जा सकता, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट होगा, इससे तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर को कोई ना कोई इंसेंटिव सरकार को देना होगा ताकि वो अपने अपने वर्कर्स का इस पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकें। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। ये तो देखो सदाबहार पॉइंट है, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो पॉइंट्स होते हैं डेटा सिक्योरिटी वाले, अवेयरनेस वाले, रेगुलेशन वाले, ये तो आप बहुत सारी जगहों पर एडजस्ट कर सकते हो और कर भी दिया करो। डेटा सिक्योरिटी वाला पॉइंट यही बोलता है, इतना सारा डेटा एक जगह पर आएगा, उसको सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सुरक्षित रख भी ले, स्टेट गवर्नमेंट से चोरी हो जाने का डर रहेगा। तो डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अभी तो देखो कोई कानून भी नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूजन ऑफ वर्कर्स। देखो वो वर्कर्स जो ईपीएफ एंड ईएसआई से कवर्ड हैं उनको एक्सक्लूड किया जाएगा इस डेटाबेस से। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो जो वर्कर इनसे कवर्ड है ना, वो फिर इस डेटाबेस में नहीं आएंगे। राइटर कहते हैं देखो, इसकी वजह से तो लाखों कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के डेटाबेस से। इसके अलावा वो वर्कर्स जिनकी एज 59 ईयर से ज़्यादा है वो भी नहीं कवर होंगे इस डेटाबेस में। इसके अलावा देखो, वर्कर्स के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड सीडेड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है चेंजिंग आइडेंटिटी। देखो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जैसे दिन में काम किया फॉर्मल सेक्टर में, लेकिन शाम को काम किया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो मतलब बहुत सारे वर्कर्स की जो आइडेंटिटी है ना वो चेंज होती रहती है। जैसे साल के 3 महीने काम किया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बाकी बचे हुए 9 महीने काम किया ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इस इशू को कैसे टैकल किया जाएगा? और गिग इकोनॉमी की बात करें, ये जो उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो में काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने गिग वर्कर्स को शामिल तो किया है इस प्रोसेस में, यानी जो ये डेटाबेस बन रहा है वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं लीगली अभी ये क्लियर नहीं है कि गिग वर्कर्स को, यानी जोमेटो स्विगी वाले वर्कर्स को वर्कर भी माना जा सकता है या फिर नहीं माना जा सकता है। 3 जो नई लेबर कोड्स आई हैं वो तो कम से कम गिग वर्कर्स को वर्कर नहीं मानती हैं। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की जो डेफिनेशन है वो भी देखो गिग वर्कर्स को शामिल नहीं करती है। लेकिन एक इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ई श्रम पोर्टल पर जब वर्कर रजिस्टर करवाएंगे ना, वहां पे ऑल इंक्लूसिव मिसलेनियस कैटेगरी होगी, तो उस मिसलेनियस कैटेगरी में इन गिग वर्कर्स को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंसी काफ़ी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, कुछ स्टेट्स में दिक्कत आ रही है, जैसे महाराष्ट्र में सर्वर काफ़ी दिनों से डाउन है। अब देखो कोई वर्कर है ना, वो 2 बार उसने रजिस्टर करवाने की कोशिश की, 3 बार कोशिश की, उसके मन में पता है क्या विचार आएगा? अरे छोड़ना यार, होता तो है नहीं, मैं 2 बार जाया। तो इतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होगा। राइटर ये बोलना चाहते हैं कि ये आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, उनको इतना इंसेंटिव नहीं है कि वो बार बार जाएं रजिस्टर अपने आप को करवाने के लिए। और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जैसे ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स को एंकरेज करे कि भैया रजिस्टर करवा लो, अच्छी चीज़ है। मीडिया आउटलेट्स, लोकल जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो अवेयरनेस फैलाएं, एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दिया जाए। मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, इवन आप भी स्टेक होल्डर हो, आप देखो अपने आसपास कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वर्कर है तो उसे बोलो कि ये रजिस्टर यहाँ पे करवा सकते हो, अच्छी चीज़ है। आप चाहो तो खुद भी रजिस्टर उनका करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन। तो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होगा सरकार को। कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, सरकार के देखो सर्विलियंस जरूरी है, प्रोजेक्ट बड़ा है, समय लगेगा,
इसलिए सरकार को चेक करते रहना होगा कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। समय समय पर सरकार को डेटा भी रिलीज करना होगा, कितने वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कितने वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो वर्कर्स, करोड़ों वर्कर्स जो अभी तक विजिबल नहीं थे, उनको विजिबिलिटी मिलेगी इस नेशनल डेटाबेस से जब उनको ई श्रम कार्ड मिलेगा। तो आप कह सकते हो लेबर मार्केट का ये एक प्रकार से सिटीजनशिप है, ये ई श्रम कार्ड। राइटर कहते हैं मैं तो एक स्टेप आगे जाके ये बोलता हूं, बल्कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड और इलेक्शन कमीशन कार्ड, इन तीनों को आपस में लिंक कर दिया जाए। फिर कल को बेनिफिट देने होंगे किसी भी वर्कर को सरकार आसानी से दे सकती है बिना करप्शन के। लेकिन एक चीज राइटर ये जरूर बोलते हैं, ये सब जो कार्ड्स है ना, ये रीजन नहीं बनने चाहिए किसी को दूसरी स्कीम का लाभ देने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका ई श्रम कार्ड नहीं मिला तो आपको किसी दूसरी स्कीम, सोशल असिस्टेंस संबंधी जो स्कीम है उसका लाभ नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ई श्रम कार्ड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टेलीकॉम सेक्टर में सरकार के रिलीफ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो 12-15 प्लेयर्स हुआ करते थे, टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है ना, इवन उससे पहले भी टेलीकॉम सेक्टर की जो मार्केट थी वो कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब से रिलायंस जियो आई तो टैरिफ वार चल पड़ा। मतलब ज़्यादा सस्ता प्लान कौन देगा, इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज के बीच लड़ाई चल पड़ी। फिर उसके बाद वोडाफोन और आइडिया का आपस में मर्जर हो गया। तो 3 ही प्लेयर अब रह गए हैं, एक एयरटेल, एक वोडाफोन आइडिया और तीसरे नंबर पर रिलायंस जियो। ज़्यादा शेयर रिलायंस जियो के पास में है। वोडाफोन आइडिया तो देखो ज़बरदस्त घाटे में चल रही है और कुछ एक्सपर्ट्स बोल भी रहे थे कि जल्द ही ये जो कंपनी है डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। फिर 2 ही रह जाएंगी, एयरटेल और रिलायंस जियो। एयरटेल की हालत भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर एयरटेल सर्वाइव कर भी जाएगी अच्छे से तो 2 ही बच जाएंगी, जियो और एयरटेल। ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स ज़्यादा होने चाहिए, अदरवाइज तो देखो मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी किसी कंपनी की। मोनोपोली या फिर बायपोली, दो ही कंपनीज रह जाएंगी। आप दूसरे डोमेन्स भी देख लीजिए। जैसे देखो पहले फूड सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा थे, अब 2 ही रह गए, जोमेटो, स्विगी। पहले टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा थे, अब लास्ट में 2 ही रह गए, एक ओला, एक उबर। तो ये चीज़ मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। अब टेलीकॉम कंपनीज की जो बैलेंस शीट थी ना, उसमें काफ़ी स्ट्रेस था। अब इसके रीज़न भी काफ़ी हैं। एक तो हमने समझा प्राइस वार के कारण फ़ायदा इतना हो नहीं पा रहा था, सस्ता प्लान दे रहे हैं। हमारे देश में इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा सस्ता है, जिसका देखो इंडिया को फ़ायदा भी हुआ है। मतलब कि जितना तेज़ी से हमारे देश में डिजिटलाइजेशन आया है ना, उतना तेज़ी से शायद दूसरे देशों में नहीं आया। लेकिन दिक्कत यह है हमारे देश के यूथ जो है ना, सही ढंग से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। खैर पॉइंट ये था कि टेलीकॉम कंपनीज स्ट्रेस में हैं। पहला रीज़न प्राइस वार, दूसरा रीज़न एजीआर ड्यूज। एजीआर क्या मतलब है? एजीआर का एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। देखो हमारे देश में जो टेलीकॉम कंपनीज काम करती हैं ना, उनको लाइसेंस फीस के तौर पर और स्पेक्ट्रम यूज़ करने के लिए चार्जेस के तौर पर अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। तो देखो विवाद ये था एजीआर की डेफिनेशन को लेके। सरकार ये कहती थी एजीआर में टेलीकॉम कंपनीज का हर तरह का रेवेन्यू आना चाहिए। जैसे अगर एयरटेल के खाते में कुछ पैसे पड़े हैं, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर एयरटेल ने अपनी कोई एसेट बेची है, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी आप हमारे साथ शेयर करो। वो रेवेन्यू भी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू की कैटेगरी में आना चाहिए, यानी वो भी हमारे साथ शेयर होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज का कहना था भैया हमारी कोर सर्विसेज देखो ना, अब जैसे हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू आगा वही तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ना। इंटरेस्ट से जो पैसा आ रहा है या फिर अपनी जो एसेट को बेच के जो पैसा आ रहा है वो हम आपके साथ क्यों शेयर करें? तो ये विवाद काफ़ी समय तक चलता रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा। तो फिर इतने सालों तक ये टेलीकॉम कंपनीज इन सोर्सेज से होने वाला रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं शेयर कर रही थी, तो उनको शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब वही जो पैसा चुकाना है ना पुराना टेलीकॉम कंपनीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वही है एजीआर ड्यू। अब दिक्कत यह है कायदे से उन्हें चुकाना है लेकिन उनके पास है नहीं। जैसे वोडाफोन आइडिया की बात करें, इनके पास पैसा है ही नहीं एजीआर ड्यू चुकाने के लिए।
अब इतना ज़्यादा घाटे में चल रही है ये वोडाफोन आइडिया, इनके ऊपर मतलब इतना लॉस है 1,68,000 करोड़ का, इतनी लायबिलिटी है इनके ऊपर। तो कैसे ये एजीआर ड्यू चुकाएंगे? इनका जो वोडाफोन के चीफ हैं उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया हम इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, हमारे ऊपर लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और आइडिया मतलब अब तो मर्जर हो चुका है ना वोडाफोन आइडिया का, तो आइडिया के पहले जो हेड हुआ करते थे कुमार मंगलम, उन्होंने भी कहा था, उनकी अब हिस्सेदारी तो है ही ना इसमें वोडाफोन आइडिया में, तो उन्होंने कहा कि अब अगर राहत पहुंचा भी दे सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो बहुत कम होगी और बहुत लेट होगी। तो ये बैकग्राउंड है पूरा जो हमने डिस्कस किया। अब हुआ क्या है, नया ये हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भांप लिया ये कि हाँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्ट्रेस चल रहा है, अगर हमने जल्द ही कुछ ना किया तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में वोडाफोन आइडिया जो है वो तो डिफॉल्ट कर जाएगी और एयरटेल का भी कुछ अता पता नहीं। तो टेलीकॉम कंपनीज को राहत पहुंचाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स सरकार लेके आई है। उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, 4 साल के लिए सरकार ने मोरेटोरियम लगा दिया है, कम से कम मतलब ये बोल दिया है 4 साल तक तो आपको एजीआर ड्यू देने की आवश्यकता है नहीं, बाकी बाद में हम देखेंगे 4 साल के बाद। तो द हिंदू ये बोलता है सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है ना 4 साल के लिए डिले हुई है, बाद में तो फिर से ये प्रॉब्लम आई जाएगी ना। लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, देखो ये अच्छी चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म लेके आई है। ये 4 साल का मोरेटोरियम एजीआर ड्यू का ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे टेलीकॉम कंपनीज को फ्यूचर ऑक्शंस में जो स्पेक्ट्रम चार्ज देने पड़ते हैं ना, एयरवेव्स को यूज करने के लिए कोई स्पेक्ट्रम चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, और एयरवेव जो एक्वायर अगर टेलीकॉम कंपनी के द्वारा कर ली गई है तो वो उसको यूज किया जा सकता है 30 सालों तक। पहले उन एयरवेव्स को 20 सालों तक यूज किया जा सकता था। स्पेक्ट्रम अगर टेलीकॉम कंपनीज आपस में शेयर करती हैं तो उन्हें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिए गए हैं। लेकिन देखो फिर भी खतरा तो है, 2 ही प्लेयर रह सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, एक एयरटेल एक रिलायंस जियो। ऐसा खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि वोडाफोन ग्रुप के सीईओ निक रेड ने साफ तौर पर यह बोला है कि हम इंडिया में अब और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेंटर की जो ये रिलीफ है ये काफ़ी थोड़ी है और काफ़ी लेट है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके सिक्योरिटी पार्टनरशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक नया ग्रुप इमर्ज होके आया है जिसमें ये 3 देश हैं। ग्रुप का नाम है आकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है। इस ग्रुप को यानी आकस को मनाने का मेन मकसद ये है इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम एंड ओपननेस को इंश्योर करना। देखो हुआ ये है कि यूएस ने फैसला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो दी जाएगी। देखो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन दोनों में डिफरेंस है। एक तो वो सबमरीन हो जिससे न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है, एक वो सबमरीन हो जो न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से चले। तो जो टेक्नोलॉजी यूएस ऑस्ट्रेलिया को देगा ना वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन होगी। अभी तक देखो यूएसए ने अपनी ये न्यूक्लियर सबमरीन वाली टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ यूके के साथ शेयर की है और किसी के साथ शेयर नहीं की है। अब ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा देश होगा जिसके साथ यूएस अपनी ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वाली टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। हालांकि कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे देखो एक इशू तो ये है, न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा, उन्होंने ये बोला है कि 1984 में न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया था इस पूरे रीजन को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लेके आएगा तो ऑस्ट्रेलिया को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे टेरिटोरियल वाटर में लेके आए। नाराज वैसे देखो फ्रांस भी है, क्योंकि पहले फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील हुई थी $90 बिलियन की, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से कन्वेंशनल सबमरीन परचेज करने वाला था, लेकिन अब ये कैंसिल हो गई क्योंकि अब यूएस ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी देगा। देखो 3 देशों ने मिलकर जब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया तो जाहिर तौर पर चाइना का नाम तो डायरेक्ट नहीं लिया गया, बट कहीं ना कहीं देखो ये 3 देशों की सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, वो चाइना को ही चैलेंज करने के लिए है, चाइना को रोकने के लिए है। इंडो पैसिफिक रीजन में जब ऑस्ट्रेलिया के पास ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी जो पानी के नीचे
ज़्यादा दिनों तक रह सकेगी, तो एक प्रकार से ये चाइना को सिग्नल है कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगे और ज़्यादा मजबूती से आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकने के लिए, आपकी एग्रेसिवनेस को रोकने के लिए। यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी देकर ये भी सिग्नल देने की कोशिश की है इंडो पैसिफिक रीजन में आने वाले देशों को कि देखो यूएसए आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएसए के जाने के बाद काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि गलत सिग्नल गया है यूएसए के अलाइ कंट्रीज़ को। तो यूएसए के अलाइ कंट्रीज़ को अब यूएसए ने सिग्नल देने की कोशिश की है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यूएसए आपके साथ है। बट देखो दूसरे जो कंट्रीज़ है ना, चाइना को अगर आपको रोकना है तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी आप काम करो, आप दूसरे देशों को, जो आपके अलाइ कंट्रीज़ हैं जैसे जापान है, जैसे इंडिया है, इनको आप साथ लेके करो, इनको कॉन्फिडेंस में लेके करो, तब आप बेहतर ढंग से चाइना को चैलेंज कर सकते हो। ऑलरेडी इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्वाड है, एक 5i वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो जितने भी ये यूएसए के इनिशिएटिव्स हैं ना, अकेले यूएसए के तो नहीं कह सकते, लेकिन यूएसए जिन इनिशिएटिव्स में मेन भूमिका में है, उनके बीच में आपस में देखो सामंजस्य तो स्थापित होना चाहिए ना। अब क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ये भी हैं यूएसए समेत। अलग से आपने यूके के साथ एक पार्टनरशिप लॉन्च कर दी, तो फिर एक सामंजस्य सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस में। ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, 3 देशों की ये पार्टनरशिप, ओकस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।